नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले आईटीसी कंपनी की, जो कि एक ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट जो है वो नेट डेट फ्री है, जिसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 5% है, जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इसका स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसका रीजन क्या है कि इसका स्टॉक इतना गिर रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन से ऐसे की पेन पॉइंट्स हैं जहां पे जिनके कारण इनका स्टॉक जो है वो पिछले 1.5-2 सालों में बुरी तरीके से पिटा है, और क्या यहाँ से वहां पे रिकवरी आ सकती है या नहीं। लेकिन इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो आप इसको देख के कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन ना बनाएं। आप अपना एनालिसिस खुद करें। अगर आपको लगता है स्टॉक में दम है तो आप उसे लें, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसे नहीं लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल में हम बात करेंगे बिजनेस की कि बिजनेस करता क्या है, बिजनेस की ग्रोथ रेट कहाँ पे है, कैसे है, उसके साथ साथ बिजनेस कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचता है, कहाँ पे वो बेचता है, वो सबकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स की, जिसमें हम बात करेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी के वैल्यूएशंस है वो कहाँ पे हैं। तो इसको हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक बेस पे देखेंगे कि कहाँ पे आज की डेट में वैल्यूएशंस हैं और कहाँ पे हिस्टोरिकली ये रहे हैं, और यहाँ से क्या हमें इंप्रूवमेंट लगता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। उसकी हम बात वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स में करेंगे। फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की, जो कि इन फ्यूचर कंपनी क्या ऐसे काम कर रही है जिससे इन फ्यूचर इनका ग्रोथ रेट इंप्रूव हो सकता है, या इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, या इनका और जो आरओसी आरओई है वो थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे इन फ्यूचर बिजनेस जो है वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर एट द एंड हम वीडियो को समराइज करेंगे, जिसमें हम जो भी हमने वीडियो में डिस्कशन किया उसकी समरी देखेंगे कि ग्रोथ किस तरह है, कैश फ्लोज किस तरह है, डेट कहाँ पे है, और उसके बाद वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं, टेक्निकल्स कहाँ पे हैं, डेवलपमेंट्स क्या है, तो उस सब की बात हम एट द एंड समरी में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलरली इसी तरह का कंटेंट लाता रहूंगा जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बिजनेस के बारे में, अबाउट द बिजनेस। तो आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये है कि जिसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। जैसे आईटीसी के अंडर एक तो सिगरेट बिजनेस है जो इनका सबसे बड़ा कैश फ्लो ड्राइवर है। उसके बाद जो इनका दूसरा बिजनेस है वो एफएमसीजी, जो कि काफी अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू एचयूएल या नेस्ले। अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इनके एफएमसीजी बिजनेस में पिछले 5-7-10 सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के मुकाबले ज्यादा अच्छे ग्रोथ रेट्स आए हैं, और वहां पे मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है इनका। तो एफएमसीजी बिजनेस में इनका सनफिस्ट ब्रांड हो गया, आशीर्वाद हो गया, क्लासमेट हो गया, फियामा हो गया, बिंगो हो गया। तो इन सब के प्रोडक्ट्स आपने भी कभी ना कभी यूज किए होंगे। इस सब ब्रांड्स के क्लासमेट की हमने जैसे कॉपीज और पेन यूज किए हैं जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, इनका पेपर क्राफ्ट भी इनका ब्रांड है। फिर बिंगो चिप्स हमने जरूर खाए होंगे, सनफिस्ट में कुकीज आते हैं, और अभी डार्क फैंटेसी जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो वहां पे भी हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके यूज किए होंगे। उसके बाद बिजनेस जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी कि इनके पास एक एग्री बिजनेस है, जो कि ये जो एग्री कमोडिटीज है, यानी कि आटा बनाने के लिए अगर गेहूं चाहिए, या चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, या कोई कोई भी और अपना सिगरेट बनाने के लिए जो सिगरेट लीफ होती है वो चाहिए, टबैको लीफ, जो वो सब एग्री बिजनेस इनका सोर्स करता है। तो ऑलरेडी इनके जो मार्जिन है वो इसीलिए काफी हाई रहते हैं। तो बिजनेस जो है वो लार्जली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है लगभग इनके सभी सेगमेंट्स में। फिर अगर हम बात करें इनका रीच की, तो 7 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पे कंपनी का सामान बिकता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका इंडिया में। तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी कंपनी है आईटीसी। तो इसलिए अगर जब कॉन्ग्लोमरेट हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो वहां पे हमें काफी बार एनालिसिस करने में मुश्किल भी होता है। उसका रीजन क्या है कि एक बिजनेस अच्छा कर रहा था, कई बार दूसरा बिजनेस खराब करता है, फिर अगर दो बिजनेस अच्छे कर रहे हैं कई बार तीसरा बिजनेस खराब करता है। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं आ पाती। तो इसलिए भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आईटीसी को अगर आप कंपेयर करेंगे एचयूएल से या फिर नेस्ले से, तो इनके जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो हो गया, या प्राइस टू सेल्स हो गया, या प्राइस टू बुक हो गया, तो वो हमेशा आपको कम नजर आएंगे एज कंपेयर टू एचयूएल और नेस्ले। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको जो इनका शेयर है वो डिस्काउंट पे ही ट्रेड होता है एज कंपेयर टू एचयूएल या नेस्ले। वहीं अगर कंपनी अपना जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है, जो जिसमें सनफीस्ट, आशीर्वाद, क्लासमेट ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर उसको कंपनी सेपरेट कर दे तो शायद उस बिजनेस को रिलेटिवली अच्छे पी पे ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ रेट भी एक्चुअल वगैरह से अच्छा है, और वहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट के भी ट्रिगर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स में। फिर अगर हम बात करें
इनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी की, तो कंपनी काफ़ी सारे नए-नए बिज़नेसेस में जा रही है, जैसे कि क्लाउड किचन का बिज़नेस है, जिसकी हम बात करेंगे आगे आने वाली की डेवलपमेंट सेगमेंट में। उसके बाद फिर इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वहाँ पे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। एग्री बिजनेस में भी ये प्रीमियम कैटेगरीज में जा रहे हैं, तो उसकी भी बात हम की डेवलपमेंट्स में करेंगे। तो ये बेसिकली बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो एफएमसीजी कैटेगरी है, सिगरेट्स हो गया, एग्री बिजनेस हो गया, फिर पेपर बिजनेस जिसमें कि क्लासमेट पेंसिल पेंसिल और उसकी नोटबुक्स आती हैं, पेपर क्राफ्ट हो गया, तो ये इनके ब्रांड्स हैं। फिर अगर हम बात करें इनका जो नया सेगमेंट है वो यहाँ पे अगर हम देखें क्लाउड किचन टाइप सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली, तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। तो ये देखिए फूड टेक बिजनेस जो है, तो इसमें कंपनी क्या है कि कंपनी क्लाउड किचन लगाती है डिफरेंट अंडर डिफरेंट डिफरेंट 4 कैटेगरीज है कंपनी की। अगर आप देखें सनफीस्ट बेक क्रिएशंस, आईटीसी मास्टर फूड्स, फिर आशीर्वाद सोल क्रिएशंस और सनको बाय आईटीसी मास्टर शेफ शेंशो शेंशो हारन। तो ये क्लाउड किचन बिजनेस है इनका, जो कि स्विगी और जोमेटो पे ये लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और वहीं पे अपने ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी का एक बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, इसीलिए ऐसे बिजनेस को काफ़ी बार एनालाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बिजनेस के बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ, मार्जिन्स, रिटर्न रेशियोज, जिसमें हम आरओसी आरओई की बात करेंगे, फिर कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रोथ रेट से। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो अगर हम 2021 में देखें नेगेटिव था, 2022 में बहुत ही सॉलिड रिकवरी हुई, 2023 में फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो नेगेटिव 0.26%, फिर 23% का पॉजिटिव, फिर 16.94% का थोड़ा सा डिप आया, और FY24 में अगेन ये नेगेटिव हो गया, और FY25 में फिर से यहाँ पे ग्रोथ रेट में रिकवरी देखने को मिली है हमें। तो ग्रोथ रेट अगर हम ईयरली ट्रेंड देखें तो काफी लंपी है, और सेम ट्रेंड हमें क्वार्टरली सेगमेंट में भी दिख रहा है कि मार्च में 10% का था, फिर जून में 20.91% हुआ, सितंबर में फिर नेगेटिव ग्रोथ आ गया, और फिर दिसंबर में फिर से 6.69% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो ओवरऑल काफी लंपी ग्रोथ है, और उसका रीजन जैसा मैंने बोला कि काफी बार क्या होता है कि अगर एक बिजनेस के अंडर, एक कंपनी के अंडर 5 डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उसमें से कई बार क्या होता है कि 2 बिजनेस अच्छे कर रहे होते हैं, 3 खराब कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं आ पाता है। तो ये हमें नंबर्स में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सेम ही ट्रेंड हमें पैट लेवल पे भी देखने को मिलेगा, जहां पे अगर हम देखें तो FY21 में नेगेटिव, FY22 में अच्छी रिकवरी, 23 में और सॉलिड रिकवरी, 24 में फिर से डिप, और 25 में नेगेटिव का ग्रोथ फिर से कंपनी को देखने को मिला है। और सेम ट्रेंड पिछले 4 क्वार्टर में भी देखें तो 4% का ग्रोथ, 5% का पैट ग्रोथ, 3% का पैट ग्रोथ और 10% का पैट ग्रोथ, तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्जिन्स कंपनी के थोड़े से डिप किए हैं एज कम्पेयर टू हिस्टोरिक लेवल्स। उसका रीजन क्या है कि जो इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया फूड टेक, वो अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, तो वहां पे पैसा लग रहा है, तो वहां से ग्रोथ जरूर आ रहा है, लेकिन ग्रोथ वहां से जरूर आ रहा है कंपनी का, लेकिन वो बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स में अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इनके थोड़े से मार्जिन कम ही नजर आएंगे, क्योंकि एक तो अभी रिसेंटली जो सिगरेट्स पे अपना टैक्स हाइक हुआ है, उस वजह से भी इनके मार्जिन कोलैप्स किए हैं थोड़े से, और शायद यहाँ से मार्जिन थोड़ा और डिप देखने को मिले, उसके बाद रिकवरी आए। तो देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर मार्जिन कैसे रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम पैट और रेवेन्यू ग्रोथ लेवल पे देखें तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एक कंसोलिड जो एक कांग्लोमरेट टाइप कंपनी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, वहां पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ आना काफी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम बात करें अगर मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स प्रिटी स्टेबल कहेंगे हम। 5 साल का एवरेज 35.2% का आज के डेट में 34% में है FY25 में, और पिछले 4 क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो 35%, 32%, 34%, तो 1-2% का ऊपर नीचे डिप जरूर है, लेकिन मार्जिन्स काफी सॉलिड है। और अगर इनके जो नए बिजनेसेस है जैसे कि फूड टेक बिजनेस हो गया या FMCG बिजनेस, जिसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के डेट में 10-11% के आसपास EBITDA कर रहे हैं, वहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 15% तक जा सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो अगर ऐसा होता है तो इनके कंसोलिडेटेड लेवल पे मार्जिन फिर से 35-36% तक जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा बूस्ट होगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आने वाले फ्यूचर में। फिर अगर हम बात करें आरओसी के, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सॉलिड आरओसी है। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे लोएस्ट 2021 में था 28%, और अब वो बढ़ गया। उसका रीजन क्या है कि रिसेंटली इन्होंने अपना होटल बिजनेस को डीमर्ज किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनके अदर इनकम काफी तेजी से बढ़ा था यहाँ पे।
हाँ, ये देखें, तो अगर हम FY25 में अदर इनकम देखें तो 17,000 18,000 के आसपास का अदर इनकम था, जो कि नॉर्मली 3,000 करोड़, 2 से 3,000 करोड़ की रेंज में था। तो ये यहाँ पे इन्होंने आईटीसी बिजनेस जो है उसे सेपरेटली लिस्ट किया है। उस वजह से इनका जो वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड था वो यहाँ से निकल के उस कंपनी में चला गया, तो इस वजह से इनका आरओसी यहाँ पे एलिवेटेड लग रहा है। तो आरओसी इनका काफी सॉलिड है, और आने वाले टाइम में अगर इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो शायद आरओसी यहाँ से थोड़ा और इंप्रूव भी हो जाए। फिर अगर हम बात करें, सेम ट्रेंड हमें आरओई में भी दिख रहा है। आरओई भी जो मिनिमम था इनका 2021 में था 22% का, और आज के डेट में 32% के आसपास आरओसी इनका आरओई घूम रहा है, सॉरी। तो आरओई और आरओसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जैसे इन्होंने अपना आईटीसी होटल्स का बिजनेस डीमर्ज किया, वहां पे इनका आरओसी और आरओई और इंप्रूव हो गया, और ये इन फ्यूचर यहाँ पे 30% के लेवल के आसपास शायद ये रहना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो कंपनी के आज के डेट में बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। क्योंकि जो होटल बिजनेस था इनका, वहां पे काफी ज्यादा कैपिटल लगता था, तो इसलिए वो बिजनेस उस वजह से वहां पे आरओसी थोड़ा कंसोलिडेटेड लेवल पे कम हो जाता था। तो आज के डेट में आरओसी और आरओई बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं, और पास में भी काफी सॉलिड रहे हैं। फिर अगर हम कैश फ्लोज की बात करें तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो मिनिमम कैश फ्लो था एक साल में वो 68% था, और एवरेज 5 साल का 71.65% है। तो किसी भी साल 70% के 68% से नीचे इनके कैश फ्लो कन्वर्जन नहीं रहा, जो कि बहुत सॉलिड है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज जो कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया वो अराउंड 81,987 करोड़ यानी 82,000 करोड़ के आसपास ही हो गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,14,419 करोड़। तो बहुत ही सॉलिड कैश कन्वर्जन है, और वो हमें कंपनी के डिविडेंड यील्ड से भी दिखता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का आज के डेट में डिविडेंड यील्ड 5% का पहुंच गया। तो रेयरली आपको कंपनी 5-7% तक डिविडेंड यील्ड में जाती दिखेगी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो बहुत ही जल्दी से उसके शेयर में उतार चढ़ाव आ जाता है। जैसे रिसेंटली अगर हम शेयर प्राइस देखें तो शेयर प्राइस काफी गिरा है, तो शायद यहाँ पे इन फ्यूचर रिकवरी हमें दिख रही है। उसकी हम बात करते हैं कि टेक्निकल्स में हमें क्या देखना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि क्या रिकवरी आ सकती है कि नहीं, उसकी बात हम टेक्निकल्स में करेंगे। फिर अगर हम डेट लेवल पे बात करें तो डेट लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट जीरो, नेट डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। 4,000 करोड़ से ऊपर के कैश बैलेंस है कंपनी के बैलेंस शीट पे, और 34 से 35,000 करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है कंपनी का। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को निकाल के इनका आरओसी और आरओई निकालेंगे तो वो और भी हाई दिखेगा, क्योंकि इस वजह से थोड़ा इनका आरओसी आरओई कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब ये 34,000 करोड़ इन्वेस्टेड है, इस पे उतना रिटर्न कंपनी नहीं बना पाती जितना अपना नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्ट करके बना पाती है। लेकिन बैलेंस शीट कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऐसी कंपनी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इनका आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये 7,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था 2014 में, जो कि आज बढ़ के इनका लगभग 32,500 करोड़ हो गया। और अगर हम इसमें कैश इंक्लूड कर दें, 32,700 करोड़ था लास्ट ईयर, अब ये सितंबर 2025 तक ये 32,500 हो गया। तो 34-35,000 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कैश मिला दे तो लगभग 38,000 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इस टाइम। अगर उसको हम इनकी जो मार्केट कैप उससे निकाल के फिर अगर हम पी कैलकुलेट करेंगे तो पी जो ऑलरेडी सस्ता नजर आ रहा है वो हमें और सस्ता नजर आएगा। तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आज के डेट में। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे। तो यहाँ पे भी हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है कि आज के डेट में पी जो है वो 17.8 टाइम्स पहुंच गया। 5 साल का एवरेज 24.7 टाइम्स है। आज के डेट में प्राइस टू सेल्स 4.6 टाइम्स है, और 5 साल का एवरेज 6.5 टाइम्स है। प्राइस टू बुक 5.2 टाइम्स है, और 5 साल का एवरेज 7 टाइम्स है, सॉरी। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस काफी सस्ते नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल का हिस्ट्री देखते हैं हम जाके, ये देखें तो 5 साल में सबसे लोएस्ट इनके वैल्यूएशंस गए थे 16.7 टाइम्स, तो 17 टाइम्स। और उसके अगर हम 10 साल में देखें तो 10 साल में सबसे लोएस्ट इनके कोविड टाइम पे गए थे 12 टाइम्स, और उसके अलावा कोविड टाइम्स के अलावा 13.3 13.1 टाइम्स के आसपास थे। तो मतलब वैल्यूएशंस इनके काफी सस्ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस वैल्यूएशन में अगर हम इनके जो टोटल मार्केट कैप है 3,66,67 करोड़ के आसपास, इसमें से अगर हम 34,000 करोड़ और निकाल दें तो इनके वैल्यूएशंस यहाँ से और 10% सस्ते हैं। यानी कि वैल्यूएशंस लेवल पे कंपनी अगर हम देखें तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आज ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट इनका 3.5 टाइम्स गया पिछले 10 साल में, और आज की डेट में 4.6 टाइम्स है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। लेकिन
टेक्निकल्स कंपनी के आज के डेट में वीक नजर आ रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं कि क्या हमें देखना चाहिए कि यहाँ से जहाँ से रिकवरी हमें पॉसिबल हो सके इन फ्यूचर। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं आज के डेट में, वैल्यूएशंस बहुत ही फेवरेबल लग रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए भी स्टॉक गिरा भी है। उसके साथ जो रिसेंटली सिगरेट पे ड्यूटी हाइक्स आई, उसको वो भी एक कारण है। फिर ओवरऑल मार्केट भी खराब है, तो दो तीन कारण करके वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, ट्रेंड काफी खराब है। और हमें यहाँ पे क्या ट्रैक करना चाहिए जिससे कि हम देख पाएंगे कि इन फ्यूचर रिकवरी कहाँ से आ सकती है। तो ओवरऑल फिर अगर हम टेक्निकल्स पे आ जाए, जैसे मैंने बता ही दिया कि डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस सिंस दिसंबर 30 2024। तो उस दिसंबर 2024 के बाद काफी जो फॉल है शेयर प्राइस में काफी स्टीप रहा है। यहाँ पे अगर हम इनका यहाँ पे देखें तो ये देखें, तो दिसंबर 2024 के आसपास ये देखें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे इसके आसपास फॉल शुरू हुआ था और वहां से लगातार ये नीचे ही जाए जा रहा है शेयर। तो लगभग ये 400 450 करोड़ का 450 रुपए के आसपास का जो भाव था वो आज की डेट में 300 से नीचे आ गया, यानी कि लगभग 30 से 35% का करेक्शन हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। फिर अगर हम देखें आरएसआई काफी वीक है, 30 के नीचे आरएसआई घूम रहा है, तो आरएसआई बहुत ही वीक है यहाँ पे। तो आरएसआई में हमें कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। और उसके बाद जो फॉलिंग वीक्स है वहां पे वॉल्यूम्स भी काफी आई हैं, जो हमें दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन लगातार स्टॉक को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, तो ये एक फॉलिंग वीक था 26 मई का जो वीक था 2025 में, उसमें देखें आप कितने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद फिर आप रिसेंटली अगर आप देखें तो 29 दिसंबर का जो वीक था उसमें काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद लगातार जो भी वीक्स गिरे हैं वहां पे वॉल्यूम्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा रहे हैं। तो हमें ट्रैक क्या करना है अब यहाँ पे स्टॉक में, कि ये देखें तो लास्ट टाइम भी जब ये कोविड के टाइम गिरा था, उसके बाद ये इस तरीके का हमें बेस चाहिए कि स्टॉक पहले तो नीचे जाना बंद करे, जो कि अब लग रहा है कि शायद यहाँ से नीचे जाना रुक गया स्टॉक। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस तरह का थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए और उसके बाद फिर जो मूविंग एवरेज हमारा 10 का है वो 40 के ऊपर जाए और इस तरह से अच्छे वॉल्यूम्स पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। यहाँ पे अगर आप, हमें बॉटम पे इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता पैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉटम स्टॉक का था 134 का, तो 134 अगर यहाँ पे देखेंगे तो 134 135 के आसपास का बॉटम था और वहां से रिकवरी आई 200 के आसपास, यानी कि नीचे से लगभग 50-60% स्टॉक चल चुका था जब ये अप ट्रेंड में दोबारा शिफ्ट हुआ। तो अगर हम यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं जब यहाँ पे ऊपर को बेस बन रहा था, तो वहां से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी 2021 के बाद 200 का जो भाव था वो अगले 2 से 3 साल में मोर देन डबल हो गया, यानी कि लगभग 22 23, हाँ लगभग 1.5 से 2 साल में वो 2 गुना से ऊपर हो गया। तो अगर आपको बॉटम पकड़ना है तो बॉटम से तो यहाँ पे 3 गुना हुआ, लेकिन बॉटम पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हमें स्टॉक में जब इस तरह की रिकवरी देखने को मिलती है और फिर स्टॉक स्टेज 2 जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं उसमें थोड़ा जाने लगता है, तो वहां पे हमें स्टॉक को देखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला बेस बना बिल्कुल वो नीचे बना, फिर दूसरा बेस जो बना वो थोड़ा सा ऊपर बना। तो यहाँ पे अगर हम पकड़ लेते स्टॉक को तो अगले 1.5 से 2 सालों में स्टॉक ये डबल हो जाता, तो जो कि बहुत ही सॉलिड रिटर्न है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल हमें देखना है आज की डेट में, अगर हम देखें तो आज की डेट में ट्रेंड अगर हम देखें तो क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो हमें देखना है कि एक साइडवेज रिकवरी और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट टाइप हमें चाहिए कंसोलिडेशन के बाद, कि वहां से फिर हम देखेंगे कि स्टॉक अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। साथ ही साथ आप आरएसआई ट्रेंड भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आरएसआई यहाँ पे 20 के नीचे चला गया था जब बॉटम बनाया इसने। उसके बाद जब रिकवरी आया तो आरएसआई ऑलरेडी अराउंड 50 से ऊपर पहुंच गया था यहाँ पे। तो आरएसआई जब 50 के ऊपर चले जाए और स्टॉक भी थोड़ा सा ब्रेकआउट दे दे कंसोलिडेशन के बाद, तो वो एक अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है इसे बाइंग करने के लिए। तो अब कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक में दम है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको ये चीज ट्रैक करनी होगी, अगर आपको लेना है या नहीं लेना। उसके बाद लेना है या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको किसी तरीके का नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम आ जाते हैं टेक्निकल्स के बाद डेवलपमेंट्स पे। तो की डेवलपमेंट्स में हम सबसे पहले देखें तो कंपनी एफिशिएंसी अपनी इंप्रूव कर रही है, कि जो कि कुछ छोटे छोटे जो स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, वहां से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20 बिप्स यानी कि 0.2% के आसपास का मार्जिन इंप्रूवमेंट वहां से आ सकता है। और साथ ही साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन को इंप्रूव किया, थोड़ा अपना लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव किया, डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव किया। तो यहाँ से लगभग कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 0.5% का टोटल जो इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट है यहाँ से आ सकता है, जो कि एक अच्छा बूस्ट होगा। उसके बाद फिर अगर हम एक और देखें कि कंपनी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना जा रही है आने वाले 5 से 6 सालों में, और इसमें से लगभग
40% के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो इनका इन 3 बिज़नेसेस पे होगा। यहाँ पे अगर हम देखें एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूविंग पे। तो एफएमसीजी बिज़नेस जिसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि प्रीमियम कैटेगरी में। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली डिफाइन किया रीसेंट लॉन्चेस। तो रिसेंट लॉन्चेस में अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि हाई मार्जिन और हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें इनके जो मार्जिन है वो एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। तो ओवरऑल धीरे धीरे यहाँ पे अगर इन जैसे जैसे कंपनी इन्वेस्ट करेगी वहाँ धीरे धीरे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और शायद ग्रोथ रेट अगर थोड़ा सा आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा एक बूस्ट हो सकेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी हमने बात करी ली कि मास मार्केट प्रोडक्ट्स से कंपनी जा रही है प्रीमियम कैटेगरी में। तो जैसे ही प्रीमियम कैटेगरी में जाएगी ऑफकोर्स मार्जिन इंप्रूव होगा। तो कंपनी का जो बेसिक ट्रिगर है वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ है। ग्रोथ रेट शायद उतना तेजी से ना आए लेकिन मार्जिन यहाँ से थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं। और अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो वैल्यूएशन री रेटिंग का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे शेयर में। तो हमें देख ट्रैक करना होगा कि किस तरह से इन फ्यूचर कंपनी के मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में रहते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ड्यूटी हाइक आया है, जो सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ा है, उस वजह से इनके मार्जिन एक टाइम के लिए तो थोड़े इंपैक्ट जरूर होंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी इन फ्यूचर क्या जो कंपनी स्टेप्स ले रही है इससे इनके मार्जिन इंप्रूव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल कुछ डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन ग्रोथ रेट शायद अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक में 15 से 20% का सस्टेनेबल ग्रोथ आएगा तो वो आज के डेट में मुश्किल लग रहा है। लंपीनेस जो है ग्रोथ में रहेगी, क्योंकि जब तक डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस इस कंपनी में हैं तब तक स्टेबल जो ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ, वो आनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। तो फिर अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो सबसे पहला जिसकी हमने बार बार बात की कि टैक्स जो इंक्रीज हुआ है, तो और उसके साथ साथ जो सिगरेट इंडस्ट्री है वो काफ़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे टैक्सेस लगातार गवर्नमेंट इंक्रीज करती रहती है। तो उस वजह से जो लीगल सिगरेट का बिजनेस है वहाँ पे वॉल्यूम्स इंपैक्ट होते हैं। तो इलीगली जो, यानी कि अगर आप ब्लैक में जो टबैको और सिगरेट्स हैं उनकी सेल बढ़ेगी, जो जेन्युइन लीगल सेलर्स हैं उनकी सेल और वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है आज के डेट में। तो अगर ऐसा होता है तो शायद इनके मार्जिन थोड़े इंपैक्ट हो और शायद आने वाले 1-2 सालों में ग्रोथ रेट भी थोड़ा इंपैक्ट हो जाए, शायद डी ग्रोथ भी देखने को मिले हमें सिगरेट बिजनेस में। तो ये देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक भी हमें देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि वैल्यूएशन चीप है, स्टॉक ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मार्केट भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक स्टेबलाइज तो होना चाहिए पहले। अगर स्टॉक गिरे जा रहा है तो आप उसका बॉटम नहीं पकड़ सकते। सबसे पहले आपको चाहिए स्टेबलाइजेशन, और वो हमें यही दिखाता है कि जो रिसेंट जो टैक्स इंक्रीज हुआ है उस वजह से इनका स्टॉक पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट रहा है दिसंबर से। फिर अगर हम देखें तो जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़े जा रही है। तो डबल इंजन उल्टी सरकार हम इसे बोलेंगे कि मार्जिन एक तो टैक्सेस की वजह से कम होगा, दूसरा रॉ मटेरियल की वजह से। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। शायद मार्जिन यहाँ से थोड़ा और भी करेक्ट हो सकता है, देखने वाली बात होगी किस तरह से होता है। लेकिन क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर बहुत होती है, क्योंकि अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, कोई बंदा ऐसा टबैको खा रहा है तो उसको उसकी लत लगी हुई है, तो वो उसको लेगा ही लेगा। उसको 10 रुपए या 20 रुपए महंगा भी कर दो उतना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अपने मार्जिन इन फ्यूचर प्रोडक्ट कर पाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो चीप पेपर बोर्ड इंपोर्ट्स, तो चाइनीज द्वारा काफी चीप पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है चाइना और इंडोनेशिया से इंडिया में। तो उस वजह से इनका जो पेपर बिजनेस है, जो जिसमें ये नोटबुक्स वगैरह बनाते हैं या और पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पे इनका काफी खराब इनके मार्जिन रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर में वहां पे रिकवरी देखने को मिली है, तो शायद वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए। लेकिन आज के डेट में वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ट्रेड वॉर विद यूएस और विद अदर कंट्रीज, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएस टैरिफ का जो ड्रामा था वो भी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इस कंपनी में। तो वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है, वैल्यूएशन वाइज लगभग सब कुछ डिस्काउंट कर ही चुका है बिजनेस। लेकिन यहाँ से हमें सबसे पहले अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप फिर भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि प्राइस किस तरह से स्टेबलाइज हो पाएगा। उसके बाद फिर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन वीडियो शुरू समाप्त करने से पहले हम कंपनी का जो समरी है जो आज के पूरे वीडियो की, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, तो जिसमें हम कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन और रिटर्न रेशियोज बहुत ही स्ट्रांग है, नेट डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। तो जो इनका की प्रॉब्लम है वो है स्लगिश और लंपी ग्रोथ, और वो इनमें शायद रहने वाली है। उसका रीजन क्या है कि जब एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, जैसा मैंने बोला 5 बिजनेसेस में से कई बार 2 अच्छा कर रहे होते हैं, कई बार 3 अच्छा कर रहे होते हैं,
पाँचों बिज़नेस अच्छा करें ऐसा बहुत ही कम होता है, और तभी 1-2 साल का पीरियड होता है जहाँ पे इनका स्टॉक प्राइस भी अच्छा करता है और इनका ओवरऑल बिज़नेस भी अच्छा करता है, जब पाँचों बिज़नेस अच्छे करें। तो ऐसा होना इस बिज़नेस में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो इसलिए इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लगिश और लंपी रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये आपको रिस्क फैक्टर ज़रूर इसमें देखना है, इसीलिए आपको इसको वैल्यूएशन और टेक्निकल्स के बेस पे आप इसे खेल सकते हैं कि किस तरह से इनका स्टॉक प्राइस रिएक्ट कर रहा है और किस तरह से इनका वैल्यूएशन पहुँच चुके हैं। जो कि आज के डेट में वैल्यूएशंस तो फेवरेबल हो गए हैं, लेकिन स्टॉक ट्रेंड जो आज भी वो खराब लग रहा है हमें। फिर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो जैसा मैंने बोला वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक तीनों बेस पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं आज के वैल्यूएशंस। तो अट्रैक्टिवनेस के मामले में वैल्यूएशन जो वो काफ़ी फेवरेबल है। तो हमें लगता है कि शायद वैल्यूएशन यहाँ से ज़्यादा करेक्ट ना करें और शायद यहाँ से स्टॉक अपना बेस बनाना शुरू कर दे। फिर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। दिसंबर 2024 से जैसे हमने बात किया हैवी वॉल्यूम्स पे सेलिंग हो रही है, आरएसआई बहुत ही वीक है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें देखने हैं यहाँ पे कि टेक्निकल्स पे कब हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिले, ताकि हम अगर इसको लेना चाहें तो वहाँ पे हम उसके हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकें। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इसमें से कंपनी के बारे में कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए तो आप उसका उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे को उसका बिजनेस मॉडल समझ आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी डीप डाउन एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।